जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी किंग लीडर होंग वॉरियर ली शान और लुओ फैंग को बताती है कि कैसे ये रीजेंट्स उनकी पावर्स को बढ़ा सकते हैं, और फिर इसके बाद सीनियर मिंग यू उन तीनों से अपनी टीम में ज्वाइन होने के बारे में पूछते हैं कि क्या वो ज्वाइन होना चाहते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किलर अरीना का सीन, जिसके बाद हम एक ऑफिस में सीनियर कांगबू और सीनियर मिंग यू को देखते हैं, जहां पर सीनियर मिंग यू सीनियर कांगबू को ग्रीट करते हुए कहते हैं, लॉर्ड कांगबू, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, वो तीनों हमसे कंट्रोल्ड होना नहीं चाहते, सो इसी वजह से वो हमारे इंटरनल मेंबर्स नहीं बने। जिस पर लॉर्ड कांगबू कहते हैं, कोई बात नहीं, उनका एक्सटर्नल मेंबर्स होना भी काफी है। हमारे एक्सटर्नल मेंबर बन जाने का मतलब ये भी है कि वो दूसरे बिग 5 अलायंसेस में ज्वाइन नहीं हो सकेंगे। बाकी अब उन पर है कि वो लोग क्या चाहते हैं या क्या करेंगे। मिंगी उनसे पूछते हैं, सर वो तीनों तो कोई स्पेशल वॉरियर्स भी नहीं है, तो फिर हम उन्हें बिना टेस्ट किए क्यों अपने ग्रुप में शामिल करें। लॉर्ड कांगबू अपनी वाइन पीते हुए कहते हैं, तुम भी जानते हो कि अर्थ अब खतरे में है, उन लोगों को बड़े क्लैन की तरफ से धमकाया जा रहा है, इस वजह से हम इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कि जब ये खतरे में होंगे तो ये कितनी ज्यादा पावर्स को अनलीश कर सकते हैं। इवन इन दी एंड ये फेल ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा, पर अगर ये जीत जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यानी कि दोस्तों लॉर्ड कांगबू को यहाँ पर दोनों तरफ से अपना फायदा नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने लीडर होंग वॉरियर ली शान और लुओ फैंग को अपनी टीम में शामिल किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर कांगबू ये बोलने के बाद इवल स्माइल करते हैं, वहीं उनकी पीछे वाली स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि लीडर होंग वॉरियर ली शान और लुओ फैंग तीनों ही आपस में बातें करते हुए वापस जा रहे होते हैं अपने घर। सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग के पैलेस को, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपने एयरक्राफ्ट में होता है और अपनी फैमिली को अलविदा बोलकर वहां से कहीं जाने वाला होता है, जहाँ पर उसकी सारी फैमिली पहले से बाहर आकर उसे बाय कर रही होती है। यूजिन तो यहाँ पर फैंग को जाते हुए देखकर काफी खुश हो रही थी, लेकिन फिर वो उदास भी हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये फैंग का आखिरी सफर होगा, क्या वो वापस भी आ पाएगा या नहीं। फैंग भी एक स्माइल के साथ उन लोगों को अलविदा बोलता है और फिर इसके बाद ये अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका एयरक्राफ्ट तो चेंज हो चुका है और ये पहले से काफी हाई लेवल का लग रहा होता है। अब ये अपनी फैमिली को अलविदा बोलकर वहां से सीधे यूनिवर्स की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर का सीन, जहाँ पर एक चेयर पर बैठते हुए वॉरियर ली शान कहते हैं, अरे यार, एक एवोल्यूशन रीजेंट ब्लड प्योरीफायर की कीमत 100 मिलियन क्यानवू कॉइंस है, ये बहुत महंगा है, प्लस हमारे एयरक्राफ्ट को लेवल C9 तक अपग्रेड करवाने में ऑलमोस्ट मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। ये कहते हुए वहाँ पर काफी दुखी हो रहे होते हैं। तभी लीडर होंग उनसे कहते हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत से हमें हराने के लिए एक स्पेशल वॉरियर को भेजा और इसी के साथ साथ उन्होंने हमें अपनी तरफ लाने के लिए एक डोमेन मास्टर को भी भेजा, लेकिन आखिर में हम सिर्फ उनके एक्सटर्नल मेंबर्स ही बने, जबकि वो हमें इंटरनल मेंबर्स बनाना चाहते थे। और इन चीजों के बदले में ये जो प्राइस उन्होंने हमसे ली है, मुझे लगता है कि हमें रखने के लिए उन्होंने हमसे सबसे ज्यादा कम प्राइस ली है, ऐसा इसलिए ताकि वो लोग हमें अपने हाथ से ना जाने दें। जिस पर वॉरियर ली शान खुश होते हुए कहते हैं, ये किलर जर्नी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी और इसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें भी हासिल करेंगे, पर ब्रदर होंग के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है। उनके ये कहते साथ ही हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जी किंग लीडर होंग से कहती है, ब्रदर होंग, हम दोबारा फिर बैटल करेंगे, मेरा नाम जी किंग है, याद रखना। उसकी इस बात पर लीडर होंग भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस फ्लैशबैक के बारे में सोचकर लीडर होंग वहां से मॉनिटर की तरफ जाने लगते हैं, तो उनका ये रवैया देखकर लुओ फैंग उनसे पूछता है, ब्रदर होंग क्या हुआ। अभी इससे पहले कि वो कुछ और भी कह पाता, तभी वॉरियर ली शान वहां पर आकर उसके कंधे पर हाथ रखते उसे चुप करवा देते और कहते हैं, कुछ मत कहो। ये देखकर तो फैंग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी बुआता वहां पर आती है और उन दोनों को अलग करते हुए कहती है, ध्यान दो, एक नई सिचुएशन आ गई है, सामने देखो, अब हमें यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के टेस्ट के लिए जाना है। ये देखकर लुओ फैंग और वॉरियर ली शान दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए मॉनिटर की तरफ जाते हैं। तो वो बातें उन्हें बताती है, यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस का टेस्ट तुम लोगों के इंटेंस एडवेंचर के लिए मोस्ट सूटेबल है, लेकिन इसका सेफ्टी लेवल परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि तुम्हारी जान खतरे में होगी। और इसी के साथ साथ बबाता वहां पर उनको उनके सेफ्टी लेवल का परसेंटेज दिखाती है, जो कि सिर्फ 10% होता है, यानी कि इन लोगों के वहां से बचकर आने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। ये देखकर तो वॉरियर ली शान वहां पर अपना सर पकड़ लेते हैं और लुओ फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो बाता उनसे कहती है, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था, अब तुम पछताओगे। लुओ फैंग लीडर होंग और वॉरियर ली शान से कहता है, जब हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर सेफ्टी थ्रेट्स होंगे, यानी कि हम बहुत खतरे में होंगे। उसकी इस बात पर लीडर होंग थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग होना ही होगा और हो सकता है कि हमें हमारी अर्थ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने के लिए यूनिवर्स में जाना पड़े, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना ही है। उनकी ये बात सुनकर लुओ फैंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है,
हाँ बिल्कुल, हम ये साथ मिलकर करेंगे। और फिर वो लीडर होंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। वॉरियर ली शान भी उनका साथ देते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, चलो साथ में करते हैं। जब बबाता इनका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ती तो फिर ये तीनों बबाता की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता इन तीनों का साथ देने में हिचकिचा रही होती है और साथ ही साथ वो यहाँ पर घबरा भी रही होती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि इनके अलावा मेरा है ही कौन, इसलिए वो भी इनका साथ देने के लिए मान जाती है। और फिर अब ये चारों साथ मिलकर निकल पड़ते हैं यूनिवर्स में अपने स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी पर, जहाँ पर सबसे पहले ये लोग आते हैं बुलान प्लेनेट पर। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि विजुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से एक एयरक्राफ्ट इनके पास आता है, जिसे देखकर ये तीनों वहां पर आ जाते हैं। अब उस एयरक्राफ्ट में से एक एआई इंटेलिजेंट सिस्टम बाहर आता है, जो कि इन तीनों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करता है और इन्हें वेरीफाई कर लेने के बाद वो इन्हें एक बॉक्स पकड़ाता है और साथ ही कहता है ये तुम लोगों के ब्लड प्योरीफायर एवोल्यूशनरी रीजेंट्स हैं। उन ब्लड प्योरीफायर्स को देखते हुए ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। अब वो एआई ये ब्लड प्योरीफायर्स इन्हें सौंप कर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वॉरियर ली शान खुश होते हुए कहते हैं चलो अब एक साथ इवॉल्व होते हैं। ये कहने के बाद वो तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग का सीन, जहां पर वो बबाता से पूछता है बबाता इस ब्लड प्योरीफायर को कैसे यूज करना है। बबाता उसे कहती है इसे यूज करो, तुम्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो रिएक्ट करती है, लेकिन इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, काम डाउन। ये कहते हुए यहाँ पर बबाता के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है, पर फैंग इस बात को नहीं समझ पाता और फिर वो इस ब्लड प्योरीफायर को यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो पेन में यहाँ पर चीखे मारते हुए कहता है आखिर ये इतना ज्यादा पेनफुल क्यों है। जिस पर बबाता यहाँ मजे से स्नैक्स खाते हुए कहती है बर्दाश्त करो, इस ब्लड प्योरीफायर का मतलब तुम्हें गहराई से ठीक करना और इवॉल्व करना है, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, बस बर्दाश्त करो, थोड़ी ही देर में ये दर्द खत्म हो जाएगा। जिस पर फैंग दर्द में कड़ाते हुए उससे पूछता है और कितना टाइम, जिस पर बबाता उसे चिढ़ाते हुए कहती है जल्दी ही, बस 1 घंटे में। ये सुनकर तो बेचारे फैंग की हालत खराब हो जाती है और वो जोर से चीखते हुए कहता है 1 घंटा। फैंग की ये चीख इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि इसकी वजह से पूरा बुलान प्लेनेट हिल जाता है और हम देखते हैं कि बुलान प्लेनेट के ऑफिस में जो लोग बैठे थे वो भी डर जाते हैं और डर के मारे बेचारे अपनी सीट से भी गिर गए थे। व्यू चेंज होता और हमें आधे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता तो मजे से ड्रिंक कर रही होती है, तभी अचानक से फैंग के अंदर से उसकी पावर्स अनलिश होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से बबाता को एक बड़ा झटका लगता है और उसके हाथ से उसकी ड्रिंक भी गिर जाती है। फैंग के अंदर से पावर्स को अनलिश होते हुए देखकर बबाता तो काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग को अभी भी काफी पेन हो रहा होता है, उसके लिए अपनी पावर्स को संभालना मुश्किल हो रहा था। और साथ ही हमें यहाँ पर फैंग की बॉडी के अंदर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का एक एक सेल, हर एक जर्रा पूरी तरह से प्योरीफाई हो रहा होता है, साथ ही साथ उसका डीएनए भी इवॉल्व हो जाता है। ऐसा होने की वजह से यहाँ रियल में फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से बबाता के लिए उसके पास खड़े हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि फैंग बेचारा तो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं रह पाता, वो वहां पर पीठ के बल गिर जाता है और फिर कहता है फाइनली इस ब्लड प्योरीफायर का इफेक्ट खत्म हो गया, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई हो। तभी वहां पर बबाता आ जाती है और उसे सहारा देते हुए उठाती है और कहती है केयरलेस मत बनो, अब तुम पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी का हर सेल अब लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यही सबसे अच्छा वक्त है। अब तुम्हें फौरी तौर पर वुड क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ऐसे प्रीशियस टाइम में तुम इस तरह से नहीं थक कर गिर सकते, ये वो टाइम है जब तुम्हारी बॉडी के सेल्स मैक्सिमम लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जल्दी करो। अब फैंग खड़े होते हुए कहता है ठीक है, पर तुम ये इन्फॉर्मेशन जाकर फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर को भी बताओ। और ये कहने के बाद फैंग वहां पर अपनी स्पेस रिंग को यूज करते हुए उसके अंदर से वुड क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेता है और फिर उन वुड क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ पर उन वुड क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए हम देखते हैं फैंग के इनर वर्ल्ड को, जहाँ पर वाकई में ही इस टाइम फैंग की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही होती है और उन वुड क्रिस्टल्स को अभी इस टाइम पे यूज करने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही होती है। और अब इस टाइम पे यहाँ पर वुड क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके इनर वर्ल्ड में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और इसकी वजह से फैंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। ये देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरी फिजिकल बॉडी अब प्लेनेट लेवल 7 से प्लेनेट लेवल 8 में इंटर हो चुकी है और मेरी स्पिरिचुअल पावर स्टार लेवल 1 से स्टार लेवल 2 में पहुंच चुकी है। ये कहते हुए फैंग वहां पर अपने स्टार लेवल 2 की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, तो हम देखते हैं कि पूरे बुलान प्लेनेट पर उसकी एनर्जी फैल जाती है, जिसे कि वाज़िया स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।